आप रोटेट करो, तो मैं बी की तरफ रोटेट, वेक्टर जो है करना है प्लस जे वाले को। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। देखो, हमने यूनिट मेजरमेंट डिस्कस कर लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, इसके बाद हमारा मोशन इन प्लेन आएगा। तो आप आज जो है हम वेक्टर की थोड़ी सी थियरी कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि थियरी उसमें क्या कुछ है, उसके बाद वेक्टर के सवाल आएंगे। संभवतः आज जो है हम उसकी थियरी ही कवर कर पाएंगे, अगले लेक्चर में वेक्टर के सवाल आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि वेक्टर होता क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, देखो, जो क्वांटिटी होती है बेसिकली, जो फिजिकल क्वांटिटी, अब आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर? देखो, फिजिकल क्वांटिटी जब मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट, तो बताया था ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे जैसे हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो गया। जैसे मान लो वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फोर्स हो गया 10 न्यूटन हो गया, इसी तरह स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह वर्क हो गया, वर्क को मान लो मैंने लिख लिया 50 जूल। तो ये सारी क्या है? क्वांटिटी है, इनको मेजर कर रहे हो तभी तो आप लिख रहे हो। समझ आई बात? अब देखो, इसमें से जितनी क्वांटिटी मैंने लिखी है, कुछ क्वांटिटी वेक्टर होंगी, कुछ क्वांटिटी स्केलर होंगी। ये हर एक क्वांटिटी की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, कुछ कंडीशन होता है, जो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने फिजिकल क्वांटिटी को देखा तो इसको हमने क्लासिफिकेशन करा। यहाँ पर क्लासिफाई करा तो हमारे पास मिला क्या कि हमने दो तरह की क्वांटिटी पाई, एक पाई स्केलर क्वांटिटी और दूसरी पाई हमने वेक्टर क्वांटिटी। मुझे एक बात बताओ, अच्छा, एक और क्वांटिटी होती है जहां पर भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेरे ख्याल से जेई में कई बार बता दिया जाता है, टेंसर क्वांटिटी, बट उसके सवाल नहीं आएंगे, ना जेई में आएंगे ना नीट में आएंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पर आपकी क्वांटिटी बताई जाती है। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर, अब इन दोनों के बारे में अगर हम जाने तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे स्पीड हो गया, ठीक है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपका वर्क हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, इस तरह से एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अच्छा, जो बच्चे ड्रॉपर मतलब 12th पढ़ चुके होंगे या 12th पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ना एरिया को वेक्टर बताया जाता है। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ते हो तो बताया जाता है वो फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में, बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब जरा वेक्टर की तरफ चलते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो देखो, वेक्टर में किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली कंडीशन कि उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। और इनके साथ ज़्यादातर बच्चों को यही याद रहता है, तीसरी कंडीशन भूल जाते हैं वो। तो तीसरी कंडीशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तब जाके उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो कंडीशन को मानोगे तो यहाँ पर एक क्वांटिटी आती है करंट। करंट स्केलर की क्वांटिटी में फॉल करती है। ठीक है, क्योंकि अगर करंट आप लिखोगे तो करंट, जैसे मान लो हमने लिखा I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो एक तो 2 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और हमें ये पता है कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल भी करता है, तो इसका डायरेक्शन भी हो गया। करंट का मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया। लेकिन करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। सपोज मान लो कि हमारे पास ये 3 रास्ते हैं, यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 5 एम्पियर जाएगा। कैसे करा? सिंपली अलजेब्रिक सम कर दिया। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसका सम इस तरीके से नहीं किया जाता, फिर वेक्टर के हिसाब से किया जाता और इसके ऐड करने का तरीका अलग होता है। तो जब तक ये तीनों क्वांटिटी सेटिस्फाई नहीं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक किसी भी क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो करंट है, कई जगह करंट को आपको बताया जाएगा कि करंट जो है टेंसर क्वांटिटी आती है।
ठीक है, कई लोग बता देते हैं, ठीक है टेंसर क्वांटिटी है, जब आप हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें करंट को टेंसर क्वांटिटी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करा तो वेक्टर तो होगी नहीं। अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता तो क्या हो जाता, स्केलर क्वांटिटी हो जाता। समझ आई बात? लेकिन डायरेक्शन भी है तो इसको टेंसर में माना जाएगा। लेकिन हमें क्या करना, हमारे ऑप्शन में टेंसर नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, या तो वेक्टर मिलेगा या तो स्केलर मिलेगा। तो हमें इसको टिक करके आना है स्केलर। तो करंट एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप सबको ध्यान होना चाहिए कि करंट जो है स्केलर की कैटेगरी में फॉल करता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, चलो अब जरा हम देखते हैं कि वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर एक वेक्टर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि वेक्टर को हमेशा एक एरो के तरीके से डिनोट करा जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक एरो है तो ये एक वेक्टर हो गया, इसको मान लो ए बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे या फिर टेल बोला जाता है। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है इसको बोला गया हेड। ठीक है, हेड या टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये जो एरो है इसकी लेंथ, तो एरो की जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। जितना बड़ा एरो उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर को इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म भी होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। जैसे मान लो कि एक वेक्टर को ऐसे लिख दिया गया, सपोज 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा लिख दिया गया। तो अगर i j k के फॉर्म में लिखा हुआ तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म किसका, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया वेक्टर का। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब आई जे के टर्म में लिखा गया तो इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है, तो वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चीज हमने समझ ली। ठीक है, चलो जरा आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो अगर वेक्टर हमें एरो के टर्म में दिया होगा तो हमें पता है कि एरो के टर्म में दिया होगा तो उसकी लेंथ जो हो जाएगी वही हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। अगर हमें वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया है, किसके फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब आई और जे के फॉर्म में दिया हुआ है। तो सपोज कुछ ऐसा दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्क्वायर रूट बना लेना है। आई वाला जो कॉफिशिएंट है इसका स्क्वायर करना है, प्लस जे वाले कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है, प्लस के वाले कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट कितना है -1 है, इसका स्क्वायर करना है। तो जितना साइन के साथ आपको लेना है कॉफिशिएंट और सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 9 और ये हो जाएगा 25 और 1 रूट का 26। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट का 26 आ गया। समझ आई बात कि अगर वेक्टर एरो के फॉर्म में दिया तो उसकी लेंथ हो जाएगी मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आप चाहो तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, कैसे कि मान लो वेक्टर है कुछ इस तरह से लिखा हुआ a1i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको इसको याद कैसे रखना है, a1 क्या है, आई का कॉफिशिएंट, b1 क्या है, जे का कॉफिशिएंट और c1 क्या है, के का कॉफिशिएंट है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। समझ आई बात, क्लियर यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब जरा आगे चलते हैं, हम लोग आगे यहाँ पर कुछ समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि भाई वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे टाइप्स अगर आप देखोगे तो अलग अलग किताबों में बहुत सारे टाइप्स लिखे हुए होते हैं, लेकिन हमें उतने सारे नहीं पढ़ने हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप्स हुआ अगर मैं बात करूं तो एक तो मुझे जीरो या इसी को बोलते हैं नल वेक्टर, ये पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, और मुझे क्या पढ़ना है, कोप्लेनर वेक्टर पढ़ना है, कोप्लेनर वेक्टर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इक्वल वेक्टर पढ़ लेते हैं, एक इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे अपन, और एक वेक्टर होता है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर पढ़ेंगे अपन,
और एक वेक्टर और पढ़ेंगे, इधर लिख देता हूँ पोजीशन वेक्टर, कि हम किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जो है किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइप के वेक्टर पढ़ने हैं। हमें एक एक करके पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको डिस्कशन करते हुए आगे की तरफ अपन चलेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन उठाएंगे जीरो या नल वेक्टर। ठीक है, तो हम उठाएंगे पहला जीरो ऑब्लिक नल वेक्टर। ठीक है, अच्छा, क्या होता है जीरो या नल वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड। अब आपको ये डिफिनीशन याद ऐसे लाइन में अगर कर सकते हो ठीक है, नहीं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा कि ए एक जीरो वेक्टर है। ठीक है, ए एक जीरो वेक्टर है, ऑब्लिक नल वेक्टर है। तो इसके लिए कंडीशन, पहली कंडीशन कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। दूसरी कंडीशन होती है इसके डायरेक्शन के बारे में। भाई डायरेक्शन क्या होगा, अगर कोई वेक्टर जीरो या नल वेक्टर हुआ, नाम से ही पता चल रहा जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। अब जरा डायरेक्शन के बारे में अपन को बात करनी है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब आप ये समझो कि रैंडम, आपको जहां शूट करे आप वहां पर मान लो। ठीक है, मुझे चाहिए इधर डायरेक्शन, मैंने इधर मान लिया, मुझे चाहिए इधर डायरेक्शन, मैंने इधर मान लिया। समझ आई बात। तो जिधर आपको शूट करे आप उधर मान लो। तो इसकी जीरो वेक्टर की दो प्रॉपर्टी, एक क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन होगी। इस पर सवाल एक पूछा हुआ है इनडायरेक्टली, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो उसके बाद वो सवाल आएगा, तो नीट के एग्जाम में पूछा हुआ तो कराएंगे सवाल। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी अभी याद रखनी है आपको जीरो वेक्टर के बारे में। समझ आई बात यहाँ तक। चलो भाई बहुत बढ़िया, जरा आगे की तरफ चलते हैं। अब दूसरा वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट वेक्टर। तो हेडिंग है यूनिट वेक्टर, इस पे सवाल भी बनते हैं दो तीन टाइप के। ठीक है, अच्छा, क्या होता है यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर, पहली बात, पहली कंडीशन कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरी बात कि इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन आपको फिक्स मिलेगी। ठीक है, जैसे जीरो वेक्टर में क्या था कि मैग्नीट्यूड जीरो था, वो हमें समझ में आया। ठीक है, यूनिट वेक्टर नाम से पता है कि यूनिट का मतलब 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। जीरो वेक्टर में डायरेक्शन रैंडम होती थी, लेकिन यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन फिक्स होगी। ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर में अगर डायरेक्शन फिक्स होगी, मैग्नीट्यूड 1 है, सपोज मान लो कि मेरे पास वेक्टर ए है, मैं इसमें किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अगर उसका यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। तो जो यूनिट वेक्टर है वो दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता, वो यूज होगा किस लिए, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी बताता हूं कैसे यूज होगा, ये समझ में आएगा। बस तीसरी बात आप ए लिख लेना इसमें, यूज फॉर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली। ठीक है, कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे यूनिट वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है किसी वेक्टर का, तो मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा यूनिट वेक्टर को, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको यूनिट वेक्टर के बारे में ध्यान होने चाहिए। सपोज मान लो कि ए इज अ वेक्टर। ठीक है, अब मैंने एरो लगा के दिखा दिया तो वेक्टर ही हो। मुझे कह रहा है कि आप ना इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप में दिखाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, वेक्टर ए है। ठीक है, अच्छा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, सपोज 3 4 5 कुछ भी होगा मैग्नीट्यूड। मैं अगर इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ठीक है, सपोज मैग्नीट्यूड 5 था तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 1। तो आपको क्या मिला, 1 ही मिला ना, मिल गया 1 ना, तो मैग्नीट्यूड आपको 1 चाहिए था। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को आपको क्या करना है, अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं उसको जरा हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो समझो 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 यहाँ पर फटाफट से। तो सवाल पहला इधर ही ले लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है। ठीक है, a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप।
ठीक है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड ए कैप, ए कैप बोल देगा तो क्या निकालना है आपको, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए कैप क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, जो वेक्टर है वही और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर ए क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए जरा निकालो आप, क्या हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9, यही तो बताया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, आई वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के वाले कोफिशिएंट के स्क्वायर का आपको रूट ले लेना है। ठीक है, तो जे का कोफिशिएंट -2 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, के का कोफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर करोगे 1 रहेगा। तो कितना आ गया आपके पास, रूट का 14। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे रूट का 14, ये बन गया आपका यूनिट वेक्टर। अब इसको किस तरीके से लिख सकता है, इसको लिखने का एक और तरीका लिख देगा, 3 बाई रूट का 14 आई कैप माइनस 2 बाई रूट का 14 जे कैप प्लस 1 बाई रूट का 14 के कैप। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल कि किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दे देगा। ठीक है, अब ये सवाल पूछे बहुत कम चांसेस है, क्योंकि यार इतना इजी, भले नीट के एग्जाम में क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन इतना भी इजी पूछ ले ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में क्या सवाल पूछा है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, उसमें सवाल जो पूछेगा आपसे बोल देगा कि एक वेक्टर है, सपोज मान लेते हैं कि b इज अ वेक्टर और वो दिया हुआ है आपके पास 0.3 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप प्लस अल्फा के कैप। बोलेगा b वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है, b इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा की आपको वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि b क्या है, b एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा यूनिट वेक्टर है तो सबसे पहला कंडीशन इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। जरा लिखो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप लिखोगे क्या, रूट में 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.009 प्लस 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, के का कोफिशिएंट क्या है अल्फा, तो अल्फा के स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो उधर रूट हट जाएगा, इसको और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 0.09 और 0.25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 0.34 हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.34 कितना आ जाएगा 0.66 आएगा। इसको माइनस करोगे भाई इसमें से 0.66 आएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया रूट में 0.66 और एक गलत हो जाएगा, मतलब सही है लेकिन पूरा करेक्ट नहीं है। आपको मान लो कि ऑप्शन ए में दे दिया रूट में 0.66, ऑप्शन बी में दे दिया रूट में सपोज 0.8 दे दिया, सी में दे दिया माइनस का 0.66 और डी में दे दिया ए एंड सी। आप क्या करोगे पहला टिक करके आ जाओगे, भाई स्क्वायर रूट ले रहे हो तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस के साथ आएगा। तो अल्फा की दो वैल्यू होगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये वाला। समझ आई बात, क्लियर है यहाँ तक। तो यूनिट वेक्टर पे दूसरे तरीके का सवाल हो गया, समझ आई, क्लियर बात। अच्छा अब हम लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर पर, तीसरे तरीके का सवाल कैसा बन सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर दे दिया इन्होंने, ठीक है, सपोज दो वेक्टर दे दिए, कह रहा है वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज मान लेते हैं 3i कैप माइनस 4 का जे कैप प्लस 5 का के कैप, और वेक्टर बी बोल दिया इन्होंने 4 का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ऐसा तो वेक्टर बोल दिया। ये कह रहे हैं कि फाइंड, या फिर ऐसे लिख लो इसको, फाइंड वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ए को बी की डायरेक्शन में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे। सपोज मान लो वेक्टर ए इधर था इस तरीके से, ठीक है, और वेक्टर बी कहीं इधर था इस तरीके से, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। हमसे कह रहा है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में डिनोट करो। मैंने बोला ठीक है, करते हैं किसी तरह। तो मुझे बताओ अगर वेक्टर ए इधर है, इसको वेक्टर बी की डायरेक्शन में ले आओगे तो क्या ये लेंथ बदलेगी क्या? लेंथ क्या होता है? लेंथ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है।
ठीक है। तो अगर ये जो लेंथ है वेक्टर ए का, सपोज इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ये लेंथ है, तो जब इस लेंथ को इस डायरेक्शन में ले आओगे तो लेंथ बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो हमें वही लेना है, सिर्फ बदलना क्या है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड हम किसका लेंगे? ए का, क्योंकि लेंथ नहीं बदल रहा। और डायरेक्शन किसका लेंगे? किसकी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना? बी की। तो जिसकी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है उसका डायरेक्शन लेंगे। और मुझे पता है कि किसी भी वेक्टर को सिर्फ अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसका क्या ले लूंगा? यूनिट वेक्टर ले लूंगा। इसीलिए तीसरा पॉइंट लिखवाया था कि यूनिट वेक्टर का यूज हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। समझ आई बात? तो जिस वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है उसका लेना है मैग्नीट्यूड, और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाना है उसका लेना है हमें क्या? यूनिट वेक्टर। समझ आई बात? तो मुझे क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में ले गए तो हम लिखेंगे वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। जो नीचे लिखा है उसकी डायरेक्शन में ले जाना है। किसको ले जाना है? वेक्टर ए को। अच्छा, जिसको ले जाना है उसका क्या लेना है? हमें ये देखना है कि जिसको ले जाना है, जिसका डायरेक्शन चेंज करना है, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लेंथ नहीं चेंज होगा। तो मैं ले लूंगा इसका मैग्नीट्यूड। किसकी डायरेक्शन में ले जाना है? बी की डायरेक्शन में ले जाना है। भाई जिसकी डायरेक्शन में ले जाना है उसका क्या रखोगे? उसका रखोगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपको दिखाना है क्या? आपको रिप्रेजेंट करना है डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? जिसको ले जाना है उसका मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन में ले जाना है उसका लेना है हमें यूनिट वेक्टर। तो ये आपका बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इधर क्या लिख सकते हो? देखो इसको लिखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इधर आ जाएगा वेक्टर बी। भाई यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो? वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ, इसको सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। अब मुश्किल नहीं रहा क्योंकि हम लोग समझ लिए। तो पहले ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और क्या लिखा है? 5 लिखा है ना। ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो जाएगा? रूट का 50 हो गया। वेक्टर बी जो हो गया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो रूट का 18 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है? 9 इंटू 2, और 9 इंटू 2 से 3√2 बन जाएगा ये। इसको क्या लिखा जा सकता है? 25 इंटू 2, तो 25 का बाहर निकालोगे 5 और √2 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अब क्या बना? मुझे निकालना है ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो क्या बन जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, ए बना मेरा फॉर्मूला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया है 5√2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी आया है 3√2 इंटू क्या लिखोगे? वेक्टर बी। वेक्टर बी जैसा दिया है वैसा ही लिख देना है आपको। तो 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से देखो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या हो गया? ये हो गया 5/3 और ब्रैकेट में 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपका आंसर अगर ये मल्टीप्लाई करके दिया होगा तो इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो ये तीसरे टाइप का सवाल बनता है यूनिट वेक्टर पर। समझ आई बात? चलो, अच्छा यहीं पर मान लो कि मुझे निकालना होता क्या? मुझे निकालना होता वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। मुझे निकालना होता वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि वेक्टर बी जो ऊपर लिखा होगा वो निकालना है, जो नीचे लिखा होगा उसकी डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? जिसको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर का ए हो जाएगा। समझ आई बात? भाई यूनिट वेक्टर ए को आप क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैंने इसको लिखा बी बाई ए इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। मैंने सब कुछ निकाल लिया, तो मैं वैल्यू पुट करूंगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया है 3√2, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है कितना? 5√2 इंटू वेक्टर ए कितना दिया है? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो आप इसको सॉल्व करोगे, √2 मर जाएगा, तो क्या बचेगा? 3/5 और दूसरे ब्रैकेट में 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस का 5k कैप। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ आई बात? तो ये यूनिट वेक्टर का तीसरे टाइप का सवाल बनता है। इसके अलावा यूनिट वेक्टर पर और कोई सवाल नहीं बनेगा। समझ आई? एक तो सिंपल आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, वो तो देखो पूछेगा नहीं। दूसरा आपको क्या करना है कि एक कांस्टेंट दे देगा, मान लो एक वेक्टर दिया उसमें एक कांस्टेंट दे देगा,
जैसे हमने अल्फा वाला सवाल किया तो बोलेगा कि ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है तो आप कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो हमने कर लिया। तीसरा क्या दे देगा, दो वेक्टर दे देगा, आपको बोलेगा कि किसी एक को दूसरे के डायरेक्शन में दिखाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर के तीसरे टाइप का सवाल हो गया। समझ आई बात, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब जरा अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन सा हमने वेक्टर पढ़ा था। इसके बाद हमें पढ़ना है कोप्लेनर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग बनाओ सब लोग यहाँ से, कोप्लेनर वेक्टर। देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा, इसको हम लोग समझते हैं। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में है। कोप्लेनर का मीनिंग क्या है, कोप्लेनर का मीनिंग ही है सेम प्लेन। ठीक है, इसका मीनिंग है सेम प्लेन। तो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो उनको बोला गया कोप्लेनर वेक्टर। देखो जैसे मान लो मैंने दो वेक्टर बनाया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो जो दो वेक्टर होंगे ऑलवेज सेम प्लेन में ही होंगे। दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। कोप्लेनरिटी जो है हमेशा मोर देन टू वेक्टर के लिए चेक करी जाएगी। अगर दो वेक्टर है तो हमेशा वो एक ही प्लेन में होंगे, ये आपको याद रखना। कैसे, जैसे मान लो कि एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ऐसा मान लिया। अब मान लो कि यहाँ से एक मैंने प्लेन पास कर दिया, तो बताओ इसी प्लेन में आ गया या नहीं आ गया। ऐसे समझो कि एक वेक्टर इधर है, ठीक है, सपोज ये, तो देखो ऊपर क्या हो गया y, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया x, तो ये दोनों वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में ही है, तो एक्स वाई प्लेन में हो गए। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। जैसे एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, दूसरा वेक्टर है इधर हो गया, पेन आप देखना मेरी, ये जो पेन है पेन की डायरेक्शन में हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से इन दोनों वेक्टर से होता हुआ एक प्लेन पास कर दूं ऐसे, तो क्या ये दोनों इसी प्लेन में है। भाई इस दोनों वेक्टर से होता हुआ मैं क्या करूं, एक प्लेन पास कर दूं, तो दोनों क्या इसी प्लेन में है, तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास टू वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, टू वेक्टर, तो ये जो टू वेक्टर होंगे ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। ठीक है, ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, अगर किसी प्लेन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे मत मान लेना कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया, सपोज ए वेक्टर 2i कैप दिया हुआ है और 2i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है, और एक वेक्टर ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कैसे, 3i कैप प्लस 4k कैप। तो अब ये देखो, ये किस में हो गया, i और j में है, तो x और y में हो गया। ये किस में है, x और z में हो गया। तो अगर इस तरह से दिया हुआ है फिर तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स वाई में चला गया और ये एक्स जेड में चला गया, तो दोनों का प्लेन अलग अलग हो गया। अगर आपको फिगर के टर्म में दिया हुआ है ऐसे बना करके वेक्टर, तो ये हमेशा इस तरह के दो वेक्टर जो होंगे वो किस में होंगे, कोप्लेनर ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। अब ये चीज आपको ध्यान रखना, मैंने ऐसा लिख दिया तो आप फिर ये नहीं करोगे कि नहीं इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई कर दोगे, नहीं भाई, मैंने कंडीशन के साथ बताया है ये चीज। समझ आई बात यहाँ तक, क्लियर सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें अगर तीन वेक्टर हैं तो उनके लिए मुझे कोप्लेनरिटी चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, जरा देखो। अगर तीन वेक्टर दिया है वो कोप्लेनर है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज मान लेते हैं मैंने ए बी और सी तीन वेक्टर हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी, और उसका क्या लूंगा, ए के साथ डॉट, तो ए किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो क्या यही ऑर्डर आपको याद रखना, कोई जरूरी नहीं। पहले किन्हीं दो का आपको क्या लेना है, किन्हीं दो वेक्टर का आपको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, उसका तीसरे के साथ डॉट करा देना है। अगर वो 0 हो गया तब तो वो होगा कोप्लेनर। अब इसको मैं यहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का आइडिया होगा तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, नहीं तो जब मैं क्रॉस पढ़ाऊंगा तो उस समय एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो जरा समझते हैं। मुझे ए बी और सी तीन वेक्टर लेने हैं, तीनों एक ही प्लेन में लेने हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया ए बी और सी, ये तीन वेक्टर मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा मैं किसी दो का लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लोगे तो इसकी डायरेक्शन मुझे बताना। भाई अगर मैं ए
क्रॉस बी लिखता हूं तो इसकी डायरेक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो वेक्टर पहले लिखा हुआ उसकी तरफ आप अपनी पाम रखो। तो ए पहले लिखा है तो मैं ए की तरफ पाम रखूंगा, जो बाद में रखा उसकी तरफ आप रोटेट करो, तो मैं बी की तरफ रोटेट करा। अब मेरा जो थंब होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दिखाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं ए क्रॉस बी को वेक्टर आर मान लूं तो आर वेक्टर किधर हो गया, ए क्रॉस बी मेरी थंब की तरफ, और थंब वाला जो वेक्टर है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के। तो मुझे एक बात बताओ, जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट है आर वेक्टर, उससे वेक्टर सी कितना एंगल बनाएगा बताओ भाई। ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या वेक्टर सी से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा हो गया 90। अब आपको क्या लेना है, वेक्टर ए क्रॉस बी आर आ गया, तो इसकी जगह आप लिखोगे आर और इसको डॉट लोगे किससे, सी से, ठीक है। सी से मैंने डॉट ले लिया। अब बताओ आर और सी के बीच का एंगल कितना है, 90 हमने निकाला। भाई कैसे, क्योंकि ए क्रॉस बी देखा तो बोर्ड के परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर क्या है, बोर्ड में है, तो एक बोर्ड में है और एक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। और ए सी डॉट आर, आप जरा बताना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो बताओ सी आर का क्या हो जाएगा, सी एंड आर बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर जो है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, इनके बीच का एंगल कॉस 90 लोगे, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो बताओ क्या है, 0 आ गया। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर इतना बता रहा हूँ, इसके अलावा जब डॉट और क्रॉस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा, क्योंकि तब तक डॉट प्रोडक्ट का आइडिया और क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया आपको हो चुका होगा। समझ आई बात, क्लियर यहाँ तक कि क्यों ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर वेक्टर। अब इसी के साथ साथ अपन पढ़ लेते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर एक बार देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। कैसे, अगर दो वेक्टर मुझे दिया हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, दो कंडीशन। एक तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दूसरी कंडीशन दोनों ही वेक्टर, दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे मान लो कि फोर्स आपको पता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो F1 वेक्टर दे दिया 10 आई कैप और न्यूटन में दे दिया, मतलब आई कैप का मतलब क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। F2 क्या दे दिया, F2 भी दे दिया 10 आई कैप और न्यूटन, F2 भी एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड 10 है। तो अब ये दोनों डायरेक्शन कहाँ है, आई लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। तो मैं अब यहाँ से कह सकता हूँ कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर। समझ आई बात। तो याद क्या रखना है, ऐसी कंडीशन कभी कभी जब हम NLM वगैरह पढ़ते हैं तो पड़ जाती है, कंडीशन की जरूरत ऐसी पड़ जाती है, तो हमें ये मानना है कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। समझ आई बात, तो डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। समझ आई यहाँ तक बात, क्लियर सबको। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। इक्वल वेक्टर के बाद हमें क्या समझना है, एक कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से पैरेलल वेक्टर भी आपको समझ आ जाएगा, कोलिनियर वेक्टर। इसको आपको ये ध्यान रखना है कि कोलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक ही लाइन में हो, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग हो उनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे मान लो कि मैंने एक वेक्टर ए बना, एक लाइन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर बी ले लिया, तो बताओ ये दोनों सेम लाइन के ही अलोंग है। अब ये जरूरी नहीं है कि ऊपर जितनी डिस्टेंस है उतने नीचे ही हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेम लाइन के अलोंग हो सकते हैं। सेम लाइन के अलोंग दो वेक्टर किस तरीके से हो सकते हैं, एक तो ऐसा हो सकता है, यही वेक्टर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, वेक्टर ए और इधर हो गया वेक्टर बी। समझ आई बात, क्लियर, कि दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल होता है कितना, थीटा 0 हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया बताओ, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। तो ये एंगल जो हो गया आपका
वो 180 डिग्री का एंगल हो गया। समझ आई बात? अच्छा, तो अगर मेरे पास कोलिनियर वेक्टर हैं दो, ठीक है, तो मैं यहां से क्या निकालूंगा? पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल होने के लिए कोलिनियर होना जरूरी है। अच्छा, पैरेलल वेक्टर कब होंगे? पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। दोनों सेम डायरेक्शन के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कोलिनियर वेक्टर हैं, अगर थीटा 0 है तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोल देंगे? पैरेलल वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए पैरेलल वेक्टर। समझ आई बात? थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाए। और अगर थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ आई बात? तो इनको मैं बोलूँगा एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ आई बात? पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब, ठीक है, कि पैरेलल या एंटी पैरेलल होने के लिए कोलिनियर होना जरूरी है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो उसमें वो दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? उन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हुआ तो क्या बन जाएगा? पैरेलल वेक्टर बन जाएगा। अगर उन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 180 डिग्री हुआ तो क्या बन जाएगा? एंटी पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? वेक्टर क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स में कोई एक आग छूटा है या क्या। तो इक्वल वेक्टर हो गया, कोलिनियर, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगले लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम पोजीशन वेक्टर से स्टार्टिंग करेंगे। समझ आई बात? वहां पर हम क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हम अपना वीडियो रोकते हैं। अपना पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट अच्छे से रखो। अगले लेक्चर में सवाल भी आएंगे, पोजीशन वेक्टर वगैरह भी डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलो।